नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राज्य में यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क लागू करने की उठाई मांग। जसपुर पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं राज्य मंत्री। एसटीएफ और वन विभाग के हाथ लगे 2 वन्य जीव तस्कर। तमंचे से हवाई फायर करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरानी खोला में 10 दिवसीय देवी भागवत का कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। पुलिस ने किए 43 लाख के करीब 328 मोबाइल रिकवर। प्रशासन ने एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ कसी कमर। अब खबरें विस्तार से। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व राइस मिल्स ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी में यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क लागू करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि रामपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल व राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि यूपी की सरकार ने किसानों को राहत देने के साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयों को मंडी शुल्क व विकास सेस में छूट दी है। साथ ही राज्य में यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क 10% व विकास सेस 5% किए जाने व किसानों से सीधे खरीद पर मंडी शुल्क में छूट देने जैसी मांगे उठाई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम भी तो आपके उत्तराखंड के नागरिक हैं, हमारा भी तो रोजगार का कोई महत्व है, तो आप नई इकाइयों को बुलाना चाहते हैं, उनके लिए आप से बाहर होना चाहिए। अगर चावल कृषि उत्पाद में रखते हैं तो हमें एक परेशानी एक्स्ट्रा वहाँ। इसके अतिरिक्त अब तो यूपी ने पिछले कल परसों उसके लोन के ब्याज में छूट दी जाती है, और दूसरी तरफ जो इकाइयाँ आज संघर्ष कर रही हैं उनके जैसे मंडी शुल्क जो आरोपित होता है उसकी एक लिस्ट बनती है कि कौन कौन सी चीज पे मंडी शुल्क लागू होता है। तो अभी हम लोग क्या जैसे धान खेत से पैदा होता है, लेकिन चावल को खेत से पैदा नहीं होता। चावल धान मिल से मशीन से प्रोसेस करके बनाया हुआ उत्पाद होता है। तो हमारी उत्तराखंड सरकार ने उसमें धान को तो कृषि उत्पाद मान रही है, लेकिन वो चावल को भी कहती है कृषि उत्पाद है, जबकि चावल कृषि उत्पाद कहीं से कहीं तक नहीं है। चावल मशीनों से, धान को मशीनों से प्रोसेस करके प्रोडक्शन होने वाली चीज चावल को है। तो हमसे वो कहते हैं पहले धान पे दो, फिर चावल पे भी हमें दो। तो सबसे पहले हमारा कहना है एक तो हमें यूपी के बराबर लाओ। आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में चावल उद्योग स्थापित है। चावल मिलें और फ्लोर मिलें तराई एरिया में ज्यादा है। विभाजन के बाद उत्तराखंड राज्य में राइस मिलें और फ्लोर मिलें ज्यादा रही। कृषि क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश में चला गया। हमें अपने कच्चे माल के लिए उत्तर प्रदेश की मंडियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब हम उत्तर प्रदेश की मंडियों से माल खरीद के लाते हैं तो एक बार मंडी टैक्स वहां पर देते हैं, और जब उसको ला करके यहाँ उसका चावल बनाते हैं तो यहाँ की मंडी समिति हमसे दोबारा उस चावल पे टैक्स मांगती है। उत्तराखंड सरकार से कितनी बार माननीय कृषि मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था। अब हम पुनः आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे अपील करेंगे कि हमारे इस मरते हुए उद्योग को दोहरे टैक्सेशन से बचा करके हमें कुछ राहत दें। और हमारी ये अपील है कि बल्कि हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी 3-4 दिन पहले ही गजट आ गया है कि वहां पर जो भी प्रोसेसिंग इकाइयां हैं जैसे राइस मिल, फ्लोर मिल वगैरह, वो जब किसान से सीधे उत्पाद खरीदेंगे तो उनको 0 टैक्स देना है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में जब टैक्स माल लेके आएंगे तो हमें एक बार उत्तर प्रदेश में टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद उत्तराखंड में उससे निर्मित चावल पर दोबारा टैक्स मांगा जाता है। एक्चुअली व्यापार मंडल और हमारे उद्योग जगत से आए हुए हमारे राइस मिल एसोसिएशन और फ्लोर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारीगण सबकी जो आज एक बहुत ही विसंगति ये आई है, उत्तर प्रदेश में जो मंडी टैक्स 1% है, उत्तराखंड में वो 2% है, और वहाँ पर जो धान की खरीद होती है उसमें टैक्स नहीं पड़ रहा है, और उत्तराखंड में हमें 4% हमारे जो है राइस मिल्स को देना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से हमारे जो जितने भी चाहे राइस मिल हैं चाहे हमारे फ्लोर मिल हैं, ये यहाँ पर जो है बंद होने के कगार में आ जाएंगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार इस बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं। माननीय प्रमोद गोयल जी, हम लोग और अनिल गोयल जी, हम सब लोग उनके पास गए, प्रतिवेदन दिया कि भाई आप इसमें जो है विचार करिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस है हमारा मंडी शुल्क का, ये बहुत ज़्यादा है, 10 डबल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन तो दिया, लेकिन उसमें अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। देखिए, हमारा आगे मानना यह है कि हम पूरे प्रदेश के 19 जिलों के माध्यम से और अपनी 380 इकाइयों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को
जगह जगह से इसमें ज्ञापन भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि मंडी शुल्क को जो है उत्तर प्रदेश की तर्ज में ही रखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 4 दिन पहले एक जियो जारी करा है, जिसके तहत वहाँ की जो भी मैन्युफैक्चरिंग इकाई है या प्रोसेस इकाई है, वो डायरेक्ट अगर किसी किसान से अपना कोई गेहूं चावल दाल खरीदती है तो उस पर कोई मंडी शुल्क आरोपित नहीं होगा। वही यूपी सरकार अपने दूसरे प्रांत की, जैसे हम लोग उत्तराखंड के लोग अगर वहां से कोई माल लेके आते हैं तो हमें 1.5% शुल्क देके वहां से यहाँ पे माल लेके आना पड़ेगा। हम चूंकि चावल मिल वाले हैं तो हम चावल की बात करें तो हम उससे जो निर्मित चावल है यूपी से 1.5% देके जो हम अपने लाते हैं उस पर चावल जो बनाते हैं उसकी भी बिक्री पे 2.5% शुल्क यहाँ पे हमारी उत्तराखंड सरकार हमसे मांग रही है। तो हमारा कहना है कि हमें दिल्ली चावल बेचना है, यूपी वाले 0% शुल्क से काम करेंगे, हम 1.5 + 2.5 मिला के 4% शुल्क से काम करेंगे। तो हमारा व्यापार संभव ही नहीं है कि हम उनसे कम्पीट कर पाए। हमारा व्यापार मार्जिन 1%, 1.5% पे है और 4% के कंपटीशन को हम नहीं फेस कर सकते। अगर सरकार ने इसका सुधार नहीं करा तो हमारे यहाँ से मिलें बंद हो जाएंगी और जितना भी रोजगार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक मिल 300 लोगों को लगभग इनडायरेक्ट रोजगार देती है और 500 मिलें हमारे यहाँ पे वर्किंग है, तो लगभग 15-20 हजार आदमी को रोजगार पे संकट लागू हो जाएगा। कल से ही, परसों से ही अपने हर नगर इकाई के माध्यम से जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद, उनके बाद उनसे समय लेकर उनसे मुलाकात करेंगे और आग्रह करेंगे हमारी प्रॉब्लम का समाधान। केंद्रीय रक्षा एवं राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट अपने जनपद भ्रमण के दौरान उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उन्होंने सांसद निधि से अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पीछे बैठ जाए, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, 10 मिनट के बाद संपर्क कर लेंगे। हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारे हैं और यहाँ के क्षेत्र के जो सभी निवासी हैं, मनोज शर्मा जी, उनके साथ आए हुए पार्टी और सभी को धन्यवाद भी देते हैं। थैंक यू। पत्रकार बंधु खड़े हैं, अगर थोड़ा सा साइड दे देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। यहाँ पर बहुत परेशानी थी जब मैं पिछले दिनों यहाँ आया था, तो अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता था और उसमें भी पैसा पड़ता था। अब आज अल्ट्रासाउंड मशीन को हमने लोकार्पित कर दिया है, जनता के लिए खोल दिया है। ट्रायल में अभी तक जो 50 अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो अव्वल पाए गए हैं। मुझे यहाँ के जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हमारे ज़िले की सबसे अव्वल लेटेस्ट मशीन ये आई है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लेटेस्ट मशीन अल्ट्रासाउंड की जसपुर में लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए 1 पैसा भी इसमें नहीं पड़ेगा। 1 पैसा यानी कि उनका फ्री में होगा और शेष लोगों का बहुत न्यून जो इसका हल्का सा खर्चा आता है वही पड़ेगा। बाकी जो महंगे रेट पर होता था वो उससे उनका धन भी बचेगा, समय भी बचेगा। यहाँ के लोगों को दौड़ भाग करने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना होगा। अभी यहाँ पर पोस्ट क्रिएट नहीं है, लेकिन 2 दिन हफ्ते में यहाँ पर की जाएगी और पोस्ट क्रिएट के लिए सीएमओ साहब ने यहाँ से अपनी डिमांड भेज दी है और स्वास्थ्य मंत्री जी इसको तुरंत पोस्ट क्रिएट करके, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी करूंगा, क्योंकि हमको अपने अस्पतालों को चुस्त और दुरुस्त बनाना है। जसपुर अब पिछड़ा इलाका नहीं रहा, बहुत मॉडर्न इलाका है आज के ज़माने में। नई जगहों पर हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ पर NH है, NH के बगल में है, सारी जनता जागरूक है, सड़कों का नेटवर्क बिछ गया है, तो फिर जनता को यही सुविधा मिलनी चाहिए। ये तो हमारी सरकार का संकल्प है। हम हर हॉस्पिटल को बहुत अच्छा बनाएंगे, हर सुविधा से उसको साजो सामान से संपन्न करेंगे और उसको परिपूर्ण करेंगे। इसलिए उसी ओर यह हमारा एक पहला कदम है
और मैं समझता हूं कि इससे जनता को काफ़ी सुविधा मिलेगी। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले दिनों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2018 से बंद पड़ी हाथी सफारी एक बार फिर शुरू की जा रही है। इस संबंध में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर CRT की शासी निकाय की 9वीं बैठक की गई। आपको बता दें कि साल 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का हवाला देते हुए हाथियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कॉर्बेट पार्क में रोक लगाई थी। अब फिर पर्यटन हाथी सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। इस दौरान वन्य जीव प्रेमी संजय छिंबाल ने बताया कि कॉर्बेट प्रशासन हाथी फरारी शुरू करने जा रहा है, जो अपने आप में सराहनीय पहल है, जिससे पर्यटक हाथी सफारी का लुत्फ उठा पाएंगे। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। खुदा लो पीछे रहना। लंबी रस्सियां है ना इनकी। बचपन से उसका पैर पहुंच गया। पानी होना बहुत जरूरी है। एक तो हम कुछ लाए नहीं ना इनके लिए, ऐसा ध्यान भी नहीं रहा। खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, गेस्ट लोग आते हैं, कुछ ना कुछ ले। नौवीं बैठक जो हमारा 15 तारीख को हुआ, उसमें जो भी हमारे एजेंडास थे उस पर अनुमोदन मिला हमें। और उसके साथ साथ ही ये एलिफेंट सफारी का जो हमारा बंद था, हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो बंद हुआ था, उसके बारे में भी चर्चा हुआ। तो उन चर्चा पे ये आया कि अभी उसका एक कमेटी गठित किया गया था, उसका कमेटी का अभी फाइनल मीटिंग होने वाला है आने वाले वीक में। तो उस मीटिंग के बाद जो भी कमेटी का इनपुट्स है उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के स्तर पे दिया जाएगा और वहां से डिसीजन लिया जाएगा। विभाग जो है हाथी सफारी पुनः चालू करने जा रहा है, जो बेहद हर्ष का विषय है। इससे जो आने वाले पर्यटक हैं वो वन्यजीवों का दीदार तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ जो हाथी पालने वाले लोग हैं या महावत हैं उनको भी इससे काफी प्रसन्नता होगी। राज्य में बढ़ते जीव जंतुओं के अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम व धरपकड़ हेतु वन विभाग के तहत अभियान चलाया जा रहा है। STF और वन विभाग को संयुक्त कार्यवाही में वन्य जीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि STF और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 4 किलो 700 ग्राम पेंगुलिन शल्क के साथ 2 शातिर वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए दोनों वन्य जीव तस्करों
के विरुद्ध तराई पूर्वी वन प्रभाग सुरई रेंज में जीव जंतु संरक्षण अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आज तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत सुरई रेंज में जो डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में है पेंगोलिन के स्किल्स जो है वो बरामद किए गए हैं। ये लगभग 4.7 किलोग्राम जो है इनका वेट है और यूपी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से दो लोग जो हैं, दो पोचर्स इसको उत्तराखंड में ला रहे थे और यूपी के बॉर्डर से जब एंट्री होती है सुरई रेंज में पूरनपुर रोड पे इनको जो है दबोचा है और इसमें वन क्षेत्राधिकारी सुरई एवं जो एसटीएफ पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है इनका ये जॉइंट ऑपरेशन था और ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि दो लोगों द्वारा पेंगोलिन के स्केल्स को जो है इसको उत्तराखंड में लाया जा रहा है और इसकी जो है तस्करी की जा रही है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जो ट्रांजिट पॉइंट है जहां से यूपी से और नेपाल से वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज का जो है ट्रांजिट होता है और इसी क्रम में जो है ये कार्रवाई हुई है। शेड्यूल 1 का जो स्पीशीज है वो शेड्यूल 1 की है, तो इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो है कार्रवाई की गई है। गाड़ी पार्किंग को लेकर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के जगतपुरा में प्रातेश शर्मा के साथ गाली गलौज, मारपीट और तमंचे से हवाई फायर करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों से 3 पिस्टल और 1 तमंचा सहित 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल 22 अप्रैल की रात 8 बजे जगतपुरा निवासी प्रातेश शर्मा और गगन रतनपुरिया से पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। वहीं मामले में पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शहर में ये क्राइम की एक और बड़ी खबर है कि 4 ट्रांजिट कैंप के निवासी हैं। इन्होंने बताया कि कुछ बदमाश लोग आए और मेरे पिताजी जो राजेश शर्मा हैं उनके साथ गाली गलौज, हाथापाई और जान से मारने की धमकी दे गए और तमंचा दिखा रहे थे और तमंचा लोड की थी उनके सामने पिस्टल। फिर उसके बाद जब जिनके ऊपर पहले भी आधा दर्जन से ज़्यादा जो है मुकदमे दर्ज हैं, तो इसकी जब पूरी घटना की विस्तृत जांच की गई और घटनाक्रम के बारे में जानकारी की गई तो ये सामने आया कि वास्तव में इन्होंने उन्हें जान से मारने का प्रयास भी किया था। तो उसके आधार पर इसमें धारा 307 की अभियोग में वृद्धि की गई। बनाना इसी क्रम में एक हमें तहरीर मिली शुभ शर्मा के द्वारा, जिसमें उनके वादी द्वारा ये बताया गया कि कुछ बदमाश आए और उन्होंने उनके पिताजी को न केवल जान से मारने की धमकी दी बल्कि उनके साथ गाली गलौज की और पिस्टल लहराई, पिस्टल कॉक की। इसी सूचना पर हम लोगों के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसमें प्राइमा फेसी ये प्रकाश में आया कि इसमें उनके वो लोग जो हैं बदमाश जो हैं पूरी योजना के साथ पूर्व सुनियोजित ढंग से वहाँ आए थे इस घटना को अंजाम देने के लिए
उन्होंने जान से मारने का प्रयास किया। इसमें पीड़ित को इसी की घटना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल इसमें टीमों का गठन किया गया, जिसको सीओ रुद्रपुर ओम प्रकाश शर्मा जी और प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा इनको लीड कर रहे थे। कई टीमें हम लोगों ने बनाई और इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की सहायता से हमने चारों अभियुक्त जो इस अपराध में इन्वॉल्व थे सबको गिरफ्तार किया और सबसे इसमें वेपन्स भी रिकवर हुए हैं और साथ में इनकी लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है अपराधियों की और इनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। और इस प्रकार अल्मोड़ा के गुर्रानी खोला स्थित धूणी मंदिर में कलश यात्रा के साथ 10 दिवसीय देवी भागवत का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि मंदिर समिति अध्यक्ष कैलाश गुर्रानी ने कहा कि कलश यात्रा के दौरान महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान कलश यात्रा जाखन देवी भैरव मंदिर होते हुए वापस धूणी मंदिर पहुंची। भागवत के शुभारंभ पर मोहन चंद गुर्रानी, महेश चंद गुर्रानी, समिति सचिव दर्शन समेत दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। लंबे समय से खोए हुए मोबाइलों को हल्द्वानी पुलिस ने खोज निकाला है। आपको बता दें कि 43 लाख कीमत के करीबी 328 मोबाइलों को पुलिस ने रिकवरी किया है। वही अपना खोया मोबाइल पाकर लोग खुश हुए हैं। आपको बता दें कि खोए मोबाइल को यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों से बरामद किया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भैया ने यहाँ से खा स्टिकर लगा है, पीछे स्टिकर लगा है। प्रमुख हुआ चोरी हुआ वो भी गाड़ी। मैंने इतनी खबर लगा ली लेकिन हमारा फोन नहीं मिल रहा है। टोटल कितने हैं वो? 328। सब ब्रांड कौन कौन सा? ब्रांड कौन कौन सा होंगे? इसमें सारे ब्रांड हैं। इसमें सबसे महंगा मोबाइल 28 मोबाइलों की रिकवरी अभी तक हुई है और इसकी कीमत 43,31,000 रुपया टोटल है। पिछले वर्ष 1,500 मोबाइल रिकवर हुए थे जिनकी कॉस्ट 2.5 करोड़ से ऊपर थी और जब से हमारी ये टीम बनी है 2016 से तब से 6.25 करोड़ रुपए की अभी तक मोबाइलों की रिकवरी हो चुकी है। टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य लगातार किया जा रहा है क्योंकि ये लगभग भारत के सारे स्टेटों से जो है मोबाइल रिकवर करके लाए जा रहे हैं। इनके जो सराहनीय कार्य के लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। कितने का टोटल इसमें रिकवर हुआ? इसमें 43,31,000 रुपए की टोटल रिकवरी हुई। फोन था, ये गिर गया था, उसके जेब से बाइक से चल रहा था तो और नवंबर में गिर गया था ये। अभी उसको जब यहाँ से फोन आया तो बहुत खुश हो गया था कि मेरा फोन इतने महीने बाद भी मिल गया मुझे। अभी कहाँ है बेटा? वो ड्यूटी पे है अभी। आप हाँ, मैं लेने आई हूँ। क्या नाम है? गीता बुड्ढा कोटी, कोटाबाग बजनिया। नवंबर में हमारा पूजा गौड़ का मेरी बेटी का फोन गुम हो चुका था, तो अभी 3 दिन पहले हमें कंप्लेन आई कि आपका फोन मिल चुका है, आप आके ले जा सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा फोन मिला। हाँ जी, 13,000। आज बहुत खुशी हो रही कि बेटी का फोन वापस मिल गया। पुष्पा गौड़। गुड आफ्टरनून सर। मेरा फ़ोन 26 नवंबर के दिन खोया था मॉर्निंग पे। मैंने मॉर्निंग पे ही कंप्लेन लिखा दी थी और सर लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस था। एक्चुअली मेरी ही गलती थी, मैंने IMI नंबर में एक नंबर मिसिंग हो गया था तो सर का ही मेरे पास कॉल आया कि आपका एक नंबर मिसिंग है, आप मुझे करेक्ट नंबर बताइए। मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी कि मैंने मिसिंग नंबर डाल दिया है। और उसके बाद जब परसों मुझे कॉल आई कि आपका फ़ोन मिल गया है, उसके बाद भी जब सर नहीं थे तो भी उन लोगों का कॉल आया, बहुत कोऑपरेट किया सर लोगों ने और फ़ोन मिल गया है, इसकी तो खुशी होती है सर। जी सर, उसकी तो खुशी होती है सर। मेरा नाम रेखा जोशी है, मैं हीरानगर उत्थान मंच से आई हूँ।
अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक के कंडरा स्थित डोल आश्रम में व्यास रमेश भाई ओझा के नाम की सार्थकता का महत्व समझाया, जिसमें कथावाचक बाबा कल्याण दास महाराज, गणमान्य आमजन समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और नगर निगम संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने वाला है। आपको बता दें कि शहर के हालात ऐसे हैं कि फुटपाथ पर भी अतिक्रमणकारियों के कब्जा कर लिया है और दुकानदार सड़कों पर अपनी दुकान सजा रहे हैं। प्रशासन ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि इस बार ना तो किसी को रियायत दी जाएगी और ना ही किसी को मोहलत। वही सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जल्द नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ड्राइव शुरू करने जा रहा है। लिहाजा उन्होंने पहले ही लोगों से अपील कर दी थी कि फुटपाथ को कब्जा ना करे और ना ही फुटपाथ पर दुकान लगाए। जो दुकानदार अपनी सीमा से बाहर दुकान निकालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसीलिए ये अभियान जो है स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें मुनादी भी करा दी गई है। इसमें किसी भी तरीके से जिसने भी रोड की पटरियों को घेर रखा होगा उसे कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। पहले अपील की जा रही है कि आएंगे तो जब्त भी होगा और चालान भी। एक बजे वो देख लेंगे रिकवर वाला। इसमें हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो शहर में अतिक्रमण है उसको शीघ्र हटाया जाए और जो लोगों ने फुटपाथ और सड़क के किनारे की पट्टियों को घेर रखा है उसे क्लीन किया जाए। तो इसके लिए इसमें नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता हो चुकी है और इसमें शीघ्र ही अनाउंसमेंट अभी शुरू कर दिया गया है। जो लोग सड़क पट्टियों के किनारे हैं ये अपील है कि वो अपना सामान हटा लें, क्योंकि अब इसमें जो हमारी ड्राइव हमारे और नगर निगम के द्वारा इसमें चलाई जाएगी, सामान भी जब्त होगा और चालान की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रोडों पे जो फुटपाथ है वो चलने के लिए है और उसका प्रयोग चलने के लिए ही किया जाएगा। व्यापारियों द्वारा जो सामान फुटपाथ पे और अपनी दुकानों के सामने निकाला जाता है और जो फेरी के लोग हैं, फल व्यवसायी हैं, ठेले वाले हैं, वो सड़कों पर के किनारे जो अपना ठेला लगा करके अस्थायी और सामानों को ज़मीन पर रख करके व्यवसाय करने लगते हैं, उससे स्थितियाँ प्रभावित होती हैं, ट्रैफिक जाम भी होता है और लोगों को यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। इसको लेकर पूर्व में भी बृहद पैमाने पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जिसमें काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी और व्यवस्थाएं भी काफ़ी सुचारू हुई थी। वर्तमान में पुनः छोटे छोटे अभियान जगह जगह जहाँ पर ज़्यादा अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हो रही वहाँ पर किया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा भविष्य में शीघ्र ही पुलिस प्रशासन नगर निगम को की सम्मिलित टीम द्वारा एक बृहद अभियान चलाया जाए और शहर को अतिक्रमण से मुक्त दिलाई जाए। सर, लगातार आपके द्वारा अतिक्रमण पे काम किया जाता है, लेकिन जो कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो आपके अतिक्रमण के कार्य के बाद दोबारा दोनों पे दुकान लगाते हैं, उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि वो जो प्रशासन ने लगातार काम कर रहा, लेकिन जो धरातल में जो कार्य है उसको कहीं ना कहीं नजर। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, बीच में आयुक्त कुमार मंडल नैनीताल महोदय द्वारा भी कहीं कहीं पर निरीक्षण किया गया, तो उसमें उनके द्वारा 2-3 दुकानों को सीलिंग कराई गई थी। यद्यपि व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, उन व्यवसाय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, त्योहारों की स्थिति को ध्यान रखते हुए माफ़ीनामा के आधार पर उनको खोला गया था, लेकिन इससे एक मैसेज गया कि अगर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाती है तो इसका दूरगामी परिणाम होगा। व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि प्रशासनिक टीमों को, नगर निगम को उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य न करें। शहर आपका है, लोग आपके हैं, ग्राहक आपका है, व्यवसाय आपका है, अतः सबकी चिंता करते हुए अपने व्यवसाय को अपने परिक्षेत्र में, अपनी दुकानों के अंदर ही करें, अपनी सीमा में ही करें। फुटपाथ और सड़कों का उपयोग रोजगार के लिए न करें, अन्यथा इस बार अभियान के दौरान सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, चालानी कार्रवाई की जाएगी और जो भाग निर्माण
बढ़ा हुआ पाया जाएगा उसको तोड़कर सामान जब्त किया जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर सीओ ऑपरेशन ओशिन जोशी के पर्यवेक्षण में जनपद की ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान के तहत स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का शिक्षण ग्रहण हेतु स्कूल में दाखिला कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा अभियान के तहत 4 बच्चों को चिन्हित कर उनके परिजनों को शिक्षा के महत्व को बताते हुए उनकी काउंसलिंग कर 3 बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र नंदा देवी और 1 बच्चे का प्राथमिक विद्यालय गोपाल धारा में दाखिला कराया गया है। साथ ही परिजनों से अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने व स्कूल प्रबंधक से बच्चों का विशेष ध्यान रखने हेतु वार्ता की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रुद्रपुर के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कृषि महोत्सव खरीद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 3 मई तक चलेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद उधम सिंह नगर के कई किसान बंधुओं के साथ मिलकर की। साथ ही कार्यक्रम में खरीफ की फसल के प्रति जागरूकता के लिए जनपद के अलग अलग स्थानों पर 3 वाहन भी रवाना किए गए हैं। वहीं कृषि विभाग, गन्ना विभाग, मत्स्य विभाग, दुग्ध विभाग, उद्यान विभाग जैसे विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर किसानों को जागरूक किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जी हाथ लगा लो। ये आप लोगों की वजह से हो रहे हैं।
सरकार दोनों मौसमों में रबी और खरीफ के अवसर पर कृषक महोत्सव कराती है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो गोष्ठी होती है जिसमें हर विभाग नई तकनीक, नए बीज, खाद और नए यंत्रीकरण इस पे चर्चा करता है। और उसके साथ साथ कृषक रथ होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में, गाँव में जाते हैं और विभागों की जितनी भी योजनाएं होती हैं किसानों के लिए उनका प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को लाभान्वित करते हैं। उसके साथ साथ एक प्रदर्शनी लगाई जाती है कि जो काश्तकार मौके पे आया है, अगर वो कोई उन्नत बीज खरीदना चाहे, कोई यंत्र खरीदना चाहे या कोई तकनीक या अन्य जानकारी लेना चाहे तो वो जानकारी ले सकता है। जैसे हमारा जनपद कृषक प्रधान जनपद है और अधिकांश ज़मीनें जो हमारी खाली हैं उनमें खेती हो रही है। अब उसी मतलब सीमित भूमि पर अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, अच्छे उन्नत बीजों का इस्तेमाल करते हुए, नए यंत्रीकरण के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट है वो कम हो और अधिक पैदावार हो, यानी अधिक पैदावार यानी कि अधिक यील्ड यानी कि अधिक बाजारू दर काश्तकार को प्राप्त हो सके और उसकी सकल आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ा रही है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।